आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में जाना व समझा था। आज हम इस वीडियो में समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल यानी कि एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां आपको कुछ समतल आकृतियां दी गई हैं। क्या आप इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? जी हां, इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल इनके सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी ने अपने आसपास खिड़कियों के डिजाइन, मेज पोर्च, दरवाजों के डिजाइन, फूलों के बगीचे आदि अनेक प्रकार की बहुत सी आकृतियां देखी होंगी। ये सभी आकृतियां समतल आकृतियों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन से बनी हुई हैं। आइए ऐसी ही कुछ समतल आकृतियों के उदाहरण देखें। चित्र में दर्शाई गई खिड़की के आयताकार हिस्से की लंबाई 8 फुट व चौड़ाई 6 फुट है, तो क्या आप खिड़की का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम खिड़की का कच्चा चित्र बनाते हैं, जो इस प्रकार दिखाई देता है। अगर ध्यान से खिड़की को देखें तो हम कह सकते हैं कि खिड़की के ऊपर का हिस्सा अर्ध वृत्ताकार व नीचे का हिस्सा आयताकार है। जहां आयताकार हिस्से की लंबाई 8 फुट व चौड़ाई 6 फुट है, इसलिए आयत के क्षेत्रफल सूत्र में लंबाई व चौड़ाई का मान रख हल करने पर आयताकार हिस्से का क्षेत्रफल 48 वर्ग फुट प्राप्त होता है। चूंकि हमें तो पूरी खिड़की का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए हमें खिड़की के ऊपर के हिस्से यानी कि अर्ध वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा पाई r की घात 2 होता है। लेकिन हमें तो यहाँ r यानी कि त्रिज्या का मान पता ही नहीं है, तो चलिए इसके लिए r का मान ज्ञात करते हैं। खिड़की की आकृति को ध्यान से देखें तो हम बता सकते हैं कि अर्ध वृत्त का व्यास खिड़की की चौड़ाई को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या 3 फुट होगी। इसलिए अर्ध वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र में r का मान रख हल करने पर अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि खिड़की के ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल 14.14 वर्ग फुट प्राप्त होता है। यदि हम इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों का योग कर दें तो हमें इनका कुल क्षेत्रफल 62.14 वर्ग फुट मिलता है, जिससे हम कह सकते हैं कि खिड़की का कुल क्षेत्रफल 62.14 वर्ग फुट है। इस वीडियो में आज हमने समतल आकृतियों के संयोजन से बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में समतल आकृतियों के संयोजन से बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात किया। आज हम इस वीडियो में इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। ABC एक समकोणिक त्रिभुज है, जहां कोण B का मान 90 डिग्री, AB बराबर 28 सेंटीमीटर और BC का मान 21 सेंटीमीटर और व्यास AC के साथ अर्धवृत्त तथा त्रिज्या BC के साथ वृत्त का चतुर्थांश खींचा जाता है। तो क्या आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। दी गई आकृति को देख
हम कह सकते हैं कि यह आकृति 3 समतल आकृतियों त्रिभुज, अर्धवृत्त और वृत्त के चौथाई भाग के संयोजन से मिलकर बनी है। चूंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए यदि हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग कर वृत्त के चतुर्थांश भाग के क्षेत्रफल को घटा दे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले AC व्यास वाले अर्धवृत्त पर चर्चा करते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या की आवश्यकता होगी, परंतु यह तो हमें ज्ञात ही नहीं है। तो चलिए त्रिज्या का मान ज्ञात करते हैं। आकृति को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का व्यास AC समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर हमें AC का मान 35 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जो कि अर्धवृत्त का व्यास है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल सूत्र में त्रिज्या का मान रख हल करने पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 481.25 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यदि अब बात करें समकोणिक त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल सूत्र में BC व BA का मान रखने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि BC त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा? बिल्कुल सही, वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल सूत्र में त्रिज्या का मान 21 रख हल करने पर इसका क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। चूंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए समीकरण 1 में इन तीनों क्षेत्रफलों के मान रख हल करने पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल 428.75 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो देखा आपने कैसे हमने भिन्न भिन्न सूत्रों की सहायता से इस प्रश्न को आसानी से हल कर दिया। आज इस वीडियो में हमने समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल पर आधारित एक दिलचस्प उदाहरण देखा। अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प उदाहरण को ध्यान से समझेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखे। आज हम इस वीडियो में एक और दिलचस्प उदाहरण पर चर्चा करेंगे। दी गई आकृति में ABCD एक समलंब हैं, जहां AB समांतर है DC के और कोण BCD का मान 60 डिग्री है। यदि CBFE केंद्र C के साथ वृत्त का एक त्रिज्य खंड है और AB व BC का मान 7 सेंटीमीटर तथा DE का मान 4 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। यहां आकृति से हम देख सकते हैं कि CE बराबर होगा CB के, क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या को दर्शाती है, जिसका मान 7 सेंटीमीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भुजा CD बराबर होगी CE जमा ED के मान के। आकृति को देख हम कह सकते हैं कि हमें छायांकित भाग समलंब ABCD के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड CBFE का क्षेत्रफल घटाने पर प्राप्त होगा।
तो क्या आप समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। समलंब के क्षेत्रफल सूत्र से हम देख सकते हैं कि हमें समलंब की ऊंचाई की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम बिंदु B से भुजा CD पर लंब BL डालते हैं, जिससे हमें एक त्रिभुज CLB प्राप्त होता है, जहां बिंदु C पर बना कोण 60 डिग्री का है। अतः त्रिभुज CLB से समलंब के बीच की दूरी BL का मान 6.06 सेंटीमीटर मिलता है। अतः समलंब के क्षेत्रफल सूत्र में AB, CD व BL के मान रख हल करने पर समलंब ABCD का क्षेत्रफल 54.54 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। आइए अब त्रिज्यखंड CBFE पर चर्चा करते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल सूत्र में थीटा का मान 60 डिग्री व त्रिज्या का मान 7 रख हल करने पर त्रिज्यखंड CBFE का क्षेत्रफल 25.67 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। चूंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है, इसलिए समलंब के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाने पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल 28.87 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समलंब ABCD में स्थित छायांकित भाग का क्षेत्रफल 28.88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में किस प्रकार हमने समतल आकृतियों के संयोजनों से बनने वाली आकृति में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में आप सभी ठोस आकृतियों जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपसे कहा जाए कि इन ठोस आकृतियों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन से बनने वाली आकृतियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या आप इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आप सभी आइसक्रीम कोन से तो परिचित होंगे ही, क्योंकि यह तो हर बच्चे की पसंद होती है। इस आइसक्रीम कोन को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह कौन कौन सी आकृतियों के संयोजन से बना है। चलिए इसका चित्र बनाते हैं, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि यह दो आकृतियों, एक अर्धगोले और एक शंकु के संयोजन से बनने वाली आकृति है, जहां आइसक्रीम कोन के ऊपर का भाग एक अर्धगोला और नीचे का भाग एक शंकु है। अब यदि हमें इस आइसक्रीम पर कागज का कवर चढ़ाना हो तो हमें कितने कागज की जरूरत होगी? बिल्कुल सही, इसके लिए हमें आइसक्रीम का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। चूंकि हमें तो दो या दो से अधिक आकृतियों के संयोजन से बनने वाली आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करना है, इसलिए हम यहां अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r की घात 2 और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
पाई आर एल का योग कर दें तो हमें आइसक्रीम कोन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर गुणा 2r जमा एल प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम को पैक करने में प्रयोग हुआ कागज आइसक्रीम के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार हम किन्हीं भी दो या दो से अधिक आकृतियों के संयोजन से बनने वाली आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हमने ठोसों के संयोजन से बनने वाली आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना समझा। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में ठोसों के संयोजन से बनने वाली आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के महाप्रबंधक कंपनी के गोदाम की बाहरी दीवारों पर वॉलपेपर लगवाना चाहते हैं, जिसके लिए वह एक इंजीनियर से संपर्क करते हैं। हम कंपनी के गोदाम की बाहरी दीवारों पर 50 सेंटीमीटर के वर्गाकार वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें कुल कितने वॉलपेपर्स की आवश्यकता होगी? बिल्कुल, पर उससे पहले क्या आप मुझे गोदाम के आकार व उसके माप के बारे में बता सकते हैं? कंपनी का गोदाम एक बेलन तथा एक शंकु के संयोजन के रूप में है, जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 100 मीटर व 40 मीटर तथा दोनों के आधार की त्रिज्या 30 मीटर है। ठीक है, मैं आपको कुछ समय में बताता हूं। इंजीनियर सबसे पहले एक वॉलपेपर का कुल क्षेत्रफल निकालता है। वॉलपेपर्स की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए इंजीनियर को क्या करना होगा? शाबाश! इसके लिए वॉलपेपर लगाए जाने वाले कुल क्षेत्रफल को एक वॉलपेपर के क्षेत्रफल से भाग करना होगा। अब इंजीनियर बताए गए आकार व माप के अनुसार गोदाम का एक कच्चा चित्र बना लेता है। वह देखता है कि गोदाम के आधार तथा शंकु व बेलन के मिलने वाले हिस्से पर वॉलपेपर नहीं लगेंगे। इसलिए मुझे वॉलपेपर लगाए जाने वाले क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए शंकु व बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत होगी। पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी तिर्यक ऊंचाई का पता होना भी जरूरी है। क्या तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने में आप इंजीनियर की मदद कर सकते हैं? बिल्कुल सही। तिर्यक ऊंचाई हम इस सूत्र में सभी मान प्रतिस्थापित कर हल करके ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब जल्दी से वॉलपेपर लगाने के लिए गोदाम की बाहरी दीवारों का कुल क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, जो गोदाम में शंकु व बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। क्या आप शंकु व बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र बता सकते हैं? बहुत खूब। अब सभी मान प्रतिस्थापित कर हल करते हैं, जिससे बाहरी दीवारों का कुल क्षेत्रफल जिसमें वॉलपेपर लगेगा 23,550 वर्ग मीटर मिल जाता है। अब इस क्षेत्रफल को हम एक वॉलपेपर के क्षेत्रफल से भाग करेंगे, जिससे हमें वॉलपेपर्स की कुल संख्या पता चल जाती है। इंजीनियर तुरंत ही महाप्रबंधक को फोन कर बताता है कि आपको कुल 94,200 वॉलपेपर्स की आवश्यकता होगी। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह ठोसों पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं का हल किया जा सकता है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है।
हमने पिछले वीडियो में ठोसों के संयोजन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण का हल किया था। आज इस वीडियो में हम ठोसों के संयोजनों के क्षेत्रफल पर आधारित एक और उदाहरण देखेंगे। एक पेंसिल की लंबाई 23 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा पेंसिल के शंकु भाग की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि पेंसिल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। पेंसिल को देख हम बता नहीं सकते कि यह कौन सी आकृति है, लेकिन ध्यान से इसकी आकृति को देखें तो हम कह सकते हैं कि इसका आगे का भाग शंकु, बीच का भाग बेलन और पीछे का भाग अर्धगोला है। जहां पेंसिल के शंकु भाग की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बेलन की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिससे हम कह सकते हैं कि यह संपूर्ण आकृति 3 आकृतियों के संयोजन से बनी है। अब यदि इन तीनों आकृतियों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कर दें तो हमें पेंसिल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। हमें शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या पता है, परंतु पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान ज्ञात करना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें 5 सेंटीमीटर मिलती है। इस सूत्र में त्रिज्या R, ऊंचाई H और तिर्यक ऊंचाई L का मान रख हल करने पर आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 405.42 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि पेंसिल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 405.42 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है कि अब आपको ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की अच्छी समझ हो गई होगी। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरियाज का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इन ठोसों के आयतन यानी कि वॉल्यूम का अध्ययन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आयतन, वॉल्यूम तथा धारिता, कैपेसिटी क्या होते हैं? शाबाश! किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन यानी कि वॉल्यूम कहते हैं। किसी वस्तु की धारिता, कैपेसिटी, उस वस्तु के अभ्यंतर इंटीरियर में भरे जा सकने वाले द्रव या अन्य वस्तु का आयतन है। क्या आप इस पेंसिल का आयतन बता सकते हैं? ऐसा करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? यदि हम इस पेंसिल की आकृति को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि यह कोई विशिष्ट आकृति न होकर कुछ आधारभूत ठोस आकृतियों, बेसिक सॉलिड फिगर्स का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन है। अपनी पिछली कक्षा में आप इन सभी आधारभूत ठोस आकृतियों का अध्ययन कर चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन ठोस आकृतियों का आयतन क्या होगा? वीडियो को रोकें और सभी आकृतियों के आयतन लिखें और दिए गए उत्तर से मिलान करें। आप यहां देख सकते हैं कि यह पेंसिल एक शंकु, बेलन व अर्धगोले के संयोजन से बनी है। अतः इस पेंसिल का आयतन निकालने के लिए हमें इन तीनों आधारभूत आकृतियों के आयतन को
जोड़ना होगा। मान लेते हैं कि इस पेंसिल की माप कुछ इस प्रकार है। आइए एक एक कर सभी आकृतियों का आयतन ज्ञात करते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि इस अर्धगोले का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? बिल्कुल सही, इस अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। साथ ही हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 अथवा 3.14 होता है। त्रिज्या व पाई के मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें अर्धगोले का आयतन 44/21 घन सेंटीमीटर मिलता है। आइए अब इसी तरह बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। यहाँ बेलन की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसलिए h का मान 14 होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि आकृतियों की मोटाई यानी कि व्यास समान है, इसलिए बेलन व शंकु व अर्धगोले का व्यास भी बराबर होगा, जिससे इनकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब बेलन के लिए पाई, r व h का मान रख हल करने पर हमें 44 घन सेंटीमीटर मिलता है। इसी तरह शंकु के लिए हल करने पर हमें 22/7 घन सेंटीमीटर मिलता है। अब तीनों आकृतियों के आयतन को जोड़ हम पेंसिल का कुल आयतन ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 49.24 घन सेंटीमीटर है। आइए अब ठोसों के संयोजन की एक और स्थिति को देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास लकड़ी का एक यह टुकड़ा है, जिसमें से हम एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंक्वाकार यानी कि कॉनिकल टुकड़ा बाहर निकालना है। इस तरह बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का आयतन आप कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सही, हम जानते हैं कि यह नया ठोस भी 2 आधारभूत ठोसों घनाभ व शंकु की मदद से बना है, परंतु इस बार इन ठोसों को जोड़ा नहीं गया है, इसलिए यहां हम दोनों ठोसों के आयतनों का योगफल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां एक ठोस में से दूसरे को निकाला गया है। इसलिए यहां बड़े ठोस में से छोटे ठोस के आयतन को घटाते हैं। जिससे हमें लकड़ी के बचे हुए टुकड़े का आयतन मिल जाता है। इस तरह आज हमने किन्हीं 2 या 2 से अधिक ठोस आकृतियों के संयोजन से बने नए ठोस तथा एक ठोस में से दूसरे ठोस को निकालने पर बने नए ठोस का आयतन ज्ञात करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने किन्हीं 2 या 2 से अधिक ठोसों के संयोजन से बने नए ठोस तथा एक ठोस में से दूसरे ठोस को निकालने पर बने नए ठोस का आयतन ज्ञात करना सीखा। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या व 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंक्वाकार बर्तन पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसमें एक गेंद डाली जाती है। बर्तन में डालने पर यह गेंद जब बर्तन को छूती है,
जिससे कुछ पानी बर्तन से बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि बचे हुए पानी की मात्रा का किस प्रकार पता लगा सकते हैं? शाबाश! हम जानते हैं कि बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा बर्तन में पानी की कुल मात्रा तथा बर्तन से बाहर निकले पानी की मात्रा के शेष फल के बराबर होगी। साथ ही बर्तन में पानी की कुल मात्रा बर्तन यानी कि शंकु के आयतन के बराबर होगी तथा बर्तन से बाहर निकले पानी की मात्रा गेंद यानी गोले के आयतन के बराबर होगी, क्योंकि गेंद पानी में जितना स्थान घेरती है उतना ही पानी बाहर निकालती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा बर्तन के आयतन तथा गोले के आयतन के क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो अब हमें शंकु व गोले का आयतन ज्ञात करना होगा। चित्र से हमें शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई मालूम है, परंतु चित्र में गोले की त्रिज्या के बारे में नहीं बताया गया है, जो हमें ज्ञात करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि हम किस तरह गोले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं? माना गोले की त्रिज्या S है। आइए अब दी गई स्थिति को आलेखित कर अंकित करते हैं, जिसमें हम शंकु को त्रिभुज तथा गोले को वृत्त की सहायता से निरूपित करते हैं, जिसमें OP व OM की माप समान है, क्योंकि यह दोनों एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं तथा AM व AP भी बराबर होंगे। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि AM व AP एक ही बाह्य बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। आपको याद होगा कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए AP व OP तथा AM व OM परस्पर लंबवत होंगे। अब समकोण त्रिभुज APC में पाइथागोरस प्रमेय से हमें AC बराबर 10 सेंटीमीटर मिलता है। साथ ही चित्र से हम कह सकते हैं कि CP CO व OP के योगफल के बराबर है, जिससे हमें CO बराबर 8 घटा S मिलता है। इसी प्रकार चित्र से MC बराबर 4 सेंटीमीटर मिलता है। अब समकोण त्रिभुज CMO में पाइथागोरस प्रमेय से S बराबर 3 सेंटीमीटर मिलता है, जो कि बर्तन में डाले गए गोले की त्रिज्या है। तो आइए अब शंकु व गोले का आयतन निकाल आगे हल करते हैं, जिससे हमें बचे हुए पानी की मात्रा का पता चल जाता है, जो 188.57 घन सेंटीमीटर है। आज हमने देखा किस तरह हम अपने दैनिक जीवन में दो ठोसों के संयोजन व वियोजन से संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने दो या दो से अधिक ठोसों के संयोजन तथा एक से दूसरे ठोस के वियोजन से बनने वाले ठोसों के आयतन के बारे में जाना। आज हम किसी ठोस के एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण को समझेंगे। सुरेश के पास मिठाई का एक डिब्बा है, जिसमें 3 किलो बर्फी आती है। यदि बर्फी के प्रत्येक टुकड़े का वजन 20 ग्राम है, तो क्या तुम बता सकते हो कि डिब्बे में कुल कितनी बर्फियां होंगी? इस तरह की स्थितियों का अध्ययन हम अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डिब्बे में 150 बर्फी के टुकड़े होंगे। आइए अब लकड़ी के इस टुकड़े को देखते हैं।
जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हैं इस टुकड़े का आयतन क्या होगा? बिल्कुल सही। इस टुकड़े का आयतन 720 घन सेंटीमीटर होगा। यदि इस लकड़ी के टुकड़े को इस तरह 3 बराबर टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या आप हर छोटे टुकड़े का आयतन ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश! हर छोटे टुकड़े का आयतन 240 घन सेंटीमीटर है। आप यहां देख सकते हैं, हर एक छोटे टुकड़े का आयतन बड़े टुकड़े के आयतन के 1/3 के बराबर है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। इस लकड़ी के टुकड़े को यदि इस बार 5 बराबर टुकड़ों में काटते हैं तो देख सकते हैं कि प्रत्येक टुकड़े का आयतन 144 घन सेंटीमीटर मिलता है, जो कि बड़े टुकड़े के आयतन के 5वें भाग के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी ठोस को एक समान माप के छोटे ठोसों में परिवर्तित किया जाए तो इस प्रकार बने छोटे ठोस के आयतन तथा छोटे ठोसों की कुल संख्या का गुणनफल बड़े ठोस के आयतन के बराबर होता है। क्या ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी ऐसा सत्य है? यदि हम लकड़ी के इस टुकड़े तथा इससे बनाए गए इन 5 टुकड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो आप देख सकते हैं कि ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यह कथन असत्य है। क्या ऐसा सिर्फ एक जैसे ठोसों के लिए संभव है? नहीं, ऐसा सभी ठोसों के लिए संभव है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि लोहे के बने इस बेलन को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले 24 शंकु बनाते हैं तो इस स्थिति में भी यह कथन सत्य प्रमाणित होता है। आज इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी ठोस को अन्य ठोस अथवा ठोसों में परिवर्तित करने पर बने ठोस अथवा ठोसों का कुल आयतन पहले ठोस के आयतन के बराबर होता है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि किसी ठोस को अन्य ठोस अथवा ठोसों में परिवर्तित करने पर बने ठोस अथवा ठोसों का कुल आयतन पहले ठोस के आयतन के बराबर होता है। आज हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। श्याम एक लोहे के कारखाने में काम करता है, जहां लोहे की अलग अलग आकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। एक दिन श्याम एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले कुछ शंकु बनाना चाहता है। श्याम द्वारा बनाए गए शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न से हमें गोले की त्रिज्या माना r तथा बनने वाले नए शंकुओं की त्रिज्या माना r व ऊंचाई h है। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि हम किस तरह श्याम द्वारा बनाए गए शंकुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि यदि किसी ठोस को एक समान माप के छोटे ठोसों में परिवर्तित किया जाए तो इस प्रकार बने छोटे ठोस के आयतन
तथा छोटे ठोसों की कुल संख्या का गुणनफल बड़े ठोस के आयतन के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास बड़ा ठोस गोला तथा छोटा ठोस शंकु है, इसलिए हम इस कथन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि गोले व शंकु के आयतन इन सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। सभी मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें 16 मिलता है। अतः श्याम इस तरह कुल 16 शंकु बनाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से बने इस घन को संजना ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस ठोस में बदल दिया। क्या आप इस ठोस की ऊंचाई बता सकते हैं? माना संजना द्वारा बनाए गए इस नए ठोस की कुल ऊंचाई h है। चित्र से हम देख सकते हैं कि नया ठोस अर्धगोले व बेलन से मिलकर बना है। चित्र से हम यह भी देख सकते हैं कि इन दोनों ठोसों की त्रिज्याएं बराबर यानी कि 7 सेंटीमीटर है तथा अर्धगोले के लिए उसकी त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होगी। तो अब बेलन की ऊंचाई क्या होगी? चूंकि ठोस की कुल ऊंचाई h है तथा अर्धगोलाकार हिस्से की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसलिए बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई h घटा 7 होगी। क्या आप बता सकते हैं कि अब हमें क्या करना होगा? हम जानते हैं कि एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलने पर दोनों ठोसों का आयतन समान ही रहता है। अतः यहाँ घन का आयतन अर्धगोले और बेलन के आयतन के योग के बराबर होगा। सभी मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें h बराबर 10.98 मिलता है। अतः नए ठोस की कुल ऊंचाई 10.98 सेंटीमीटर होगी। आज हमने ठोसों के रूपांतरण पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ठोसों के रूपांतरण पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। आज हम ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखेंगे। राम एक 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले पाइप से एक आयताकार खेत सींचता है, जिसमें से 72 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बहाव से पानी निकलता है। यदि सिंचाई के लिए 10 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता हो तथा खेत की सिंचाई करने में 30 मिनट लगते हैं, तो राम के खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। हमें पता है कि पाइप से खेत में 30 मिनट में पानी भर जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाइप से 30 मिनट में निकले पानी का आयतन खेत में 30 मिनट में भरे गए पानी के आयतन के बराबर होगा। क्या आप बता सकते हैं कि पाइप से 30 मिनट में निकले पानी का आयतन कितना होगा? हम जानते हैं कि पाइप एक बेलन के आकार का है, जिसका आंतरिक व्यास हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, जिससे हमें त्रिज्या 7/2 मिल जाती है। पाइप द्वारा निकले पानी का आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई की भी आवश्यकता होगी। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि पानी एक कभी न खत्म होने वाले पाइप में बह रहा है। प्रश्न में बताया गया है कि पानी का बहाव 72 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात
पानी 1 सेकंड में 72 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी 72 गुणा 60 गुणा 30 सेंटीमीटर होगी। अब यदि कुछ समय के लिए पानी को रुका हुआ मान लिया जाए, तो क्या आप इस पानी का आयतन बता सकते हैं? शाबाश! इस सूत्र की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं, जिसमें R को पाइप की त्रिज्या तथा H को 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी से प्रतिस्थापित करते हैं। जिससे हमें 30 मिनट में पाइप से निकले पानी का आयतन मिल जाता है। अब यही पानी खेत में भरने के बाद पानी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाती है। चूंकि खेत में आने वाले पानी का आयतन पाइप से निकले पानी के आयतन के बराबर है, हम जानते हैं कि खेत में भरे गए पानी का आयतन खेत के क्षेत्रफल व पानी की ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा। खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पानी की ऊंचाई प्रश्न से हमें 10 सेंटीमीटर मालूम है तथा पाइप से निकले पानी का आयतन हम ज्ञात कर ही चुके हैं। सभी मान प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर हमें खेत का क्षेत्रफल मिल जाता है। अतः राम के खेत का क्षेत्रफल 49.896 वर्ग मीटर है। उम्मीद है कि आपको इस उदाहरण के साथ ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण तथा दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करना समझ आ गया होगा।